हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और पूरे ऊर्जा के साथ अपने सीटेट की तैयारी करते होंगे। चलिए, आप सभी को इस सीटेट की तैयारियों में मैं एक छोटा सा मैं भी अपना सहयोग करता हूं और मैं यहां पे एक लेकर आया हूं प्रीवियस ईयर पेपर वन का जो है यहाँ पे सीडीपी का मैं ज़्यादा नहीं, सीडीपी का 10 क्वेश्चन आप लोगों के पास लेकर आया हूँ जो प्रीवियस ईयर का है। और आइए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को अच्छा लगेगा और हम लोग थोड़ा सा बहुत कम समय लेते हुए आप लोगों को क्वेश्चन की तरफ लेकर चलूँगा। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर प्रीवियस क्वेश्चंस और ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और मुझे मैसेज करें कि मैं इसके आगे का भी क्वेश्चन को मैं आपको आपके पास तक पहुँचाऊँ। और मेरा सबसे पहली कोशिश होगी कि ये सीडीपी का और इतना ही नहीं, ये प्रीवियस ईयर का पूरा क्वेश्चंस मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों के पास तक पहुँचाऊँ। और एक बार फिर से आप सबों को तहे दिल से आप सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप सभी का एग्ज़ाम बहुत बेस्ट जाए और आप सभी अच्छे नंबर से पास कर सीटेट आते हैं। बिल्कुल कम समय लेते हुए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है आपके सामने है। देखिए, क्वेश्चन है, ये सीडीपी का क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर है पेपर वन का। ये पेपर वन का नहीं, सीडीपी दोनों में आता है, यानी पेपर वन में भी और पेपर टू में भी आता है। लेकिन मैं यहाँ पे जो लिया हूँ पेपर वन का है, ये है आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जो आपको 2021 में पूछा गया था, उसी क्वेश्चन को मैं लेकर आया हूँ। चलिए, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, टाइम बर्बाद ना करते हुए। आइए फर्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालिए। क्वेश्चन फर्स्ट दिया हुआ है कि एक खेल क्रिया के दौरान कह रहा है कि एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगता है। तो रोहन को रोते हुए देखकर उसके पिता उससे कहते हैं कि लड़कियों की व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं हैं। यानी कि यहाँ पे पिता का यह कथन क्या, पिता कहना क्या चाहते हैं आपके सामने देखिए। आप सभी के सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन फर्स्ट में दिया हुआ है लैंगिक रूढ़िवादित्व का दर्शाता है, लैंगिक रूढ़िवादित्व की चुनौती देता है और कार्य लैंगिक भेदभाव को कम करता है और लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है। तो क्वेश्चंस के अनुसार हम लोगों को देखा जाए तो यहाँ पे उसके पिता को कहने का अर्थ यह है कि आपके जेंडर जो है, आप लड़की नहीं है, इसलिए आपको उनकी तरह रोना नहीं चाहिए। इसके अनुसार हम लोगों का जो राइट आंसर होगा वह आंसर नंबर 1 होगा, यानी कि इसका राइट आंसर नंबर 1 होगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन पर हम लोग नज़र डालते हैं। समय को बहुत कम हम लोग बर्बाद करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, एक प्रगतिशील कक्षा में, एट मीन्स प्रगतिशील कक्षा की बात करता है। यहाँ आपको कह रहा है कि एक प्रगतिशील कक्षा जो होगी उसमें जो होगा किस टाइप का वो क्लास होना चाहिए, किस तरह का वो क्लासरूम होना चाहिए। क्या उसमें अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए, या उसमें विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए, या ज्ञान की संरचना के प्रचुर प्रदान होने चाहिए, या आपको विद्यार्थियों को उनके अकादमी अंकों के आधार पर नामांकित करना चाहिए। लेकिन जहाँ पे अगर बात किया जाए पाठ्यक्रम की बात करता है और यहाँ पे सबसे पहली बात की पाठ्यक्रम की बात कर रहा है। सेकंड में कर रहा है कि किसी एक प्रतिस्पर्धा पे बल डालना है, उस पर फोकस करना, किसी एक पे बात करता हो। और इसमें 4 में भी कर रहा है कि अंक के आधार पर। तो ये 3 ऑप्शन हमको गलत लग रहा है, ये तीनों ऑप्शन गलत हैं, इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा वह नंबर 3 होगा। क्योंकि ज्ञान की संरचना के प्रचुर मौके प्रदान होना चाहिए, न कि पाठ्यक्रम की व्यवस्था हो, न कि प्रतिस्पर्धा किया जाए, अंकों के आधार पर किया जाए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका को संकेत और इशारे, यानी कि वह इशारे करते हैं। यह कह रहा है कि एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे करती हैं, जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने के फैसला लेती हैं। तो कह रहे कि लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार आपको यह बताना है कि अध्यापिका की योजना क्या है।
तो इसके अनुसार अगर हम लोग बात करें तो यानी लेव वाइगोस्की के अनुसार बात किया जाए तो लेव वाइगोस्की के अनुसार हम तो एक ही बात को कहते हैं कि लेव वाइगोस्की की बात करें तो क्वेश्चंस में देखिए कि उनके सिद्धांत के अनुसार बात करता है तो उसमें क्या स्काफोल्ड की बात करता हो, स्काफोल्ड लर्निंग की बात करता हो तो देखिए क्वेश्चन आंसर नंबर 2 में कर रहा है, यानी कि अधिगम के लिए पार, ये उसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग नज़र डालते हैं क्योंकि समय बहुत कम हम लोग ले रहे हैं इस पर। ठीक है ना, आगे फिर आप लोगों की अगर आप लोगों की मैसेज मिलेगी तो मैं आगे के क्वेश्चन को अच्छी तरह से आपको बताकर और समझाकर मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मेरी कोशिश है क्योंकि हम लोग के पास टाइम नहीं है और टाइम कम होने के कारण मैं चाह रहा हूँ कि अधिक से अधिक क्वेश्चन के हम लोग क्या करें, यहाँ पे प्रीवियस क्वेश्चंस को बना कर देखें कि हम कितने राइट बना रहे हैं, कितने सही कर रहे हैं। ओके, तो आप लोग भी हमसे पहले बनाइए और मिलाते चलिए। ओके, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6। आइए 4 में कह रहा है कि बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है, किस कथन को वह सही ले रहा है, यानी कि किस कथन को वह सही मानेगा। फर्स्ट में कहा है कि विद्यालय सामाजिकरण का एक द्वितीयक कारक है और परिवार सामाजिक का एक प्राथमिक कारक है, फर्स्ट में कह रहा है। सेकंड का है कि विद्यालय सामाजिकरण का एक प्राथमिक कारक है और समकक्षी सामाजिकरण के द्वितीयक कारक है। चलिए तो फिर सेकंड में कह रहा है कि विद्यालय सामाजिकरण का प्राथमिक कारक है और समकक्षी सामाजिकरण के द्वितीयक कारक। तीसरे में कह रहा है कि समकक्षी सामाजिकरण के कारक है और परिवार सामाजिकरण का एक द्वितीयक कारक है। तीसरे में चौथा में कह रहा है परिवार स्वयं जनसंचार दोनों सामाजिकरण के द्वितीयक कारक है। आइए हम अगर आप लोगों को मैं एक छोटा सा बात बताऊं, क्या आप तो सभी टीचर से जुड़े हुए हैं, पहले से टीचर हैं और हम लोग सरकारी टीचर की तैयारी में लगे हुए हैं, तो आप सभी खुद ही देखते होंगे कि जो बच्चे हम लोग के पास पढ़ने के लिए आता है क्या वो बच्चा बिल्कुल खाली कागज़ की तरह होता है? तो नहीं, बच्चे जो होते हैं वो पहले से कुछ सीख कर, घर से सीख कर तब हम लोग पास आते हैं। तो यानी कहने का अर्थ है कि हमारा बच्चे के जो घर होती हैं, बच्चे की जो परिवार होती हैं, उसका वो प्राथमिक विद्यालय होता है। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपको मैं बता रहा था इट मीन्स तब कहने का अर्थ है कि जब भी कोई होता है तो बच्चे जो होते हैं ना वो पहले घर से सीख कर ही तब विद्यालय में आते हैं। मतलब कहने का अर्थ है कि परिवार और जो समाज होता है वो प्राथमिक कारक होता है और विद्यालय द्वितीय कारक होता है। इसलिए इसका आंसर अगर हम लोग देखें तो इस 4 का आंसर जो होगा 4 नंबर क्वेश्चन में आपको प्रथम में ही मिल रहा है, विद्यालय सामाजिकरण का एक द्वितीय कारक है और परिवार सामाजिकरण का एक प्राथमिक कारक। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो फर्स्ट होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे हम लोग नजर डालते हैं बहुत तेज गति से चलते हुए। 5 में करें कि बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है, किस चीज़ पे जोर देता है, क्या जोर देता है कि जोर देता है कि क्या। तो इसके आंसर मैं डायरेक्ट आपको बताऊंगा, आप लोग गेस करें कौन सा इसका आंसर सही होगा। इसका आंसर जो होगा वह 3 नंबर आंसर सही है, बुद्धिमत्ता के विभिन्न दशाएं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में कहे कि लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार, ठीक है ना, किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं, नैतिक विकास के कौन सी चरण में आता है। तो ये कौन सी चरण में आता है और किन की बात करें कि लॉरेंस कोलबर्ग की बात, सिद्धांत की बातों को करता है। इसलिए आप लोग इसमें आंसर देखें, इसके क्वेश्चन आंसर में 4 ऑप्शन दिया है, प्रथापूर्व, प्रथागत और उत्तर प्रथागत और क्या है अमूर्त सक्रियात्मक। चलिए तो इसका राइट जो आंसर होगा मैं आपको बता दूं, इसका राइट जो आंसर होगा वह 2 नंबर होगा। इसका राइट आंसर 2 होगा, जिसमें क्या करता है प्रथागत जो होगा वह विकास के, नैतिक विकास के चरण को दर्शाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं तेज गति से। हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे नजर डालते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का है कि लेव वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक परिक्षेप की बात करता है, जिसमें अधिगम प्रक्रिया में कहे कि
किसकी महत्व पर जोर डालता है, ठीक है ना। तो किसकी बातें करता है, बात करता है वह लेव वाइगोस्की की सामाजिक सांस्कृतिक। तो जब सामाजिक सांस्कृतिक है तो इसमें भी देखिए सामाजिक संस्कृति की कई बातों को लेता हो, तो सांस्कृतिक उपकरण इसका क्वेश्चन नंबर 1 ही आंसर इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर का फर्स्ट का इसका जो आंसर होगा वह सही होगा। 7 का आंसर नंबर 1, ठीक है ना। 8 पे आइए। 8 में क्या, जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को कौन से रूप में वर्जित करते हैं, किस रूप में वर्जित करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर की बात किया जाए तो देखिए यहाँ पे किसकी बात करता है, तो ये बात कर रहा है जीन पियाजे की। तो जीन पियाजे की आप सभी पढ़े होंगे। जीन पियाजे में मनोवैज्ञानिक उपकरण, उत्पीड़ित अनुक्रिया, विकास का समित क्षेत्र, उनका सबसे अच्छा जो आंसर होगा वह होगा स्कीमा। चलिए स्कीमा इज द राइट आंसर, यानी कि 8 का क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर होगा वह होगा 4, ठीक है ना, जिसमें आपको स्कीमा इसका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पे हम लोग नज़र डालें तो जो इसमें भी कहा कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है, यानी यहाँ पे क्या पूछ रहा है, मुख्य गुण की बात करता है। तो मुख्य गुण की बात करता है तो इसकी जो राइट आंसर होगा, आप सभी 4 ऑप्शन देखें। एक दिया है अमूर्त सोच का विकास, दूसरा दिया है विकास सोच में केंद्रीकरण, 3 में दिया है परिकल्पित निगात्मक सोच, और 4 में दिया संरक्षण और सिद्धांत पदार्थों को क्रमबद्ध करने की क्षमता। तो इसका राइट जो आंसर होगा आप बताएंगे। चलिए मैं आपको आंसर बता दूं, इसका आंसर नंबर 2 होगा और राइट आंसर होगा, ठीक है ना। आंसर नंबर 2 विचार सोच में केंद्रीकरण, ठीक है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 में कहा है कि विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। विकास के संदर्भ में बात करता है तो कौन सी कथन जो होगी वह राइट होगी। आंसर 4 ऑप्शन में देखिए क्या करा है, विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती हैं। दूसरा क्या करा है कि विकास केवल विद्यालय में, तो केवल आ गया तो ये गलत है, इसमें भी केवल है, ये भी गलत है। जिसमें केवल की बातें करता है, एक की बातें करता है, किसी एक पर आश्रित रहने की बात करता है, आधारित करता है, वो तो आंसर ऐसे ही रॉन्ग होगा, वो निगेटिव में चला जाता है। आइए नेक्स्ट कर रहा है कि 4 में कि विकास बहुआयामी होती है। विकास जो होती है ना वो बहुआयामी न होकर, यानी कि इसकी जो राइट आंसर होगा, विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है, यानी कि इसका आंसर नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे नज़र डालते हैं और हम लोग चलते हैं 10 क्वेश्चन, हम लोग 15 क्वेश्चन पे नज़र डालेंगे आज, ज़्यादा नहीं। चलिए आगे की क्वेश्चन पे मैं लेकर चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें और 12, आज हम लोग 15 तक ही देखेंगे क्वेश्चन। तो 11 की बात करें तो 11 में आपको क्या दे रहा है, कह रहा है कि जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है। आइए बात कब की करता है, तो जन्म से, यानी कि 0 से लेता है, 0 से लेकर किशोरावस्था तक। तो आप सभी जानते हैं किशोरावस्था कितने की, कौन सी एज को कहा जाता है किशोरावस्था, तो आप सबको पहले से पता होगा, ठीक है ना। मैं अभी कुछ बताने वाला नहीं, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन का, मैं आंसर की बात कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, तो आप लोग इसका आंसर देंगे। आंसर आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, संवेदिक, मूर्त और मूर्त। पहले संवेदिक होता है, मूर्त होती है, उसके बाद अमूर्त होता है, या पहले अमूर्त होता है तब संवेदिक होती है, या तब मूर्त होता है, या आपको मूर्त अमूर्त तब संवेदिक, या अमूर्त मूर्त या संवेदिक। देखिए आपको ऑप्शन में क्या दे रहा है। तो हम सबको जानते हैं कि यहाँ पे अगर आप थोड़ी सी अगर नज़र दौड़ाएंगे आप जन्म से लेकर किशोरावस्था तक की बातों को, तो मूर्त और अमूर्त के बारे में आप जानते होंगे, संवेदिक के बारे में जानते होंगे। तो यहाँ पे जो राइट आंसर मिलेगा, इसका राइट जो आंसर होगा 1 होगा, क्योंकि पहले संवेदिक होता है तब मूर्त होती है, और मूर्त के बाद तब क्या होता है, तब हम लोग का यानी कि अमूर्त होती है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा। चलिए 12 के देखें। एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए। आप किसी प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस आधार पर किस तरह आप देखेंगे उसकी बातें करें। तो कह रहे कि अधिगम की प्रक्रिया में बाधा,
अध्यापन के पक्ष का असफलता, या आप योग्यता आधारित समूह बनाने का मापदंड, या अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण तो इसका राइट जो आंसर होगा वह 4 होगा। ठीक है ना, इसका राइट आंसर 4 होगा, क्योंकि अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए यही महत्वपूर्ण है। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा कि एक समावेशी कक्षा में डॉट पर जोर देना चाहिए। किस चीज़ पे जोर देना चाहिए जी एक समावेशी कक्षा में? तो कहा है कि प्रदर्शन अभिमुखी लक्षण, या आपको कहा है कि अभिवेदी समरूपी निर्देश, या सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों के अलगाव तो करना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल गलत है। क्वेश्चन नंबर 4 आंसर देखिए 4 देखिए, हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिगम करने के लिए अवसर प्रदान करना, ये राइट आंसर है। इसका आंसर जो होगा वो हमारा 4 नंबर सही होगा। ओके, आइए 14 देखते हैं। 14 का कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार जो 16 में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम लगाया गया, वो कहेगा कि निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है। उसके लिए किस शब्दावली का प्रयोग में लाया जाता है, किस शब्दावली के लिए लाया गया? क्या मंदित छात्र, विकलांग छात्र, या छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है, या छात्र जिसका अशक्त शरीर है? किसके लिए? तो ये आप सभी पता है कि वो दिव्यांगता के लिए प्रयोग में लाए गए थे, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो कौन सा होगा? यानी कि 3 होगा। और लास्ट क्वेश्चन, आज की लास्ट क्वेश्चन के साथ हम लोग मिलेंगे, जल्दी से करते हैं हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन पे। कहेगी अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की ज़रूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? तो क्या नहीं करना चाहिए? तो दृश्य सामग्रियों का इस्तेमाल ये करना चाहिए। कहे कि सेकंड का है कि संस्कारात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपगामों का इस्तेमाल ये भी करना चाहिए। व्यक्तिगत शैक्षिक योग्यता बनाना ये भी करना चाहिए। क्या है कि शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग, जटिलता की बात आती है तो यह गलत है। ठीक है ना, यहाँ पे जटिलता की बात करता है, इसलिए यह गलत होगा। तो इसलिए इसका आंसर जो होगा यहाँ पे जो गलत होगा वही आंसर सही है, इसलिए इसका 4 नंबर आंसर सही है। ओके, थैंक यू मेरे दोस्तों। तो आप सभी मैसेज करें और कमेंट करके बताएं मुझे कि आगे की मैं प्रीवियस क्वेश्चंस के और भी